सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वर्ण हम लोग कहते किसको हैं। तो वर्ण हम लोग उसको कहते हैं जिसकी छोटी से छोटी ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि किसी भी वर्ण को हम लोग तोड़कर और कुछ नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम लोग जानें आगे कि वर्ण का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कमल, कमल लिखने के लिए हमें 6 ध्वनियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ध्वनियों को और हम लोग तोड़ सकते हैं नहीं ना। तो जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ। तो कमल, कमल लिखने के लिए इसमें 6 ध्वनियों का इस्तेमाल हुआ, मगर इसको हम लोग और भी तोड़कर छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त शब्द कमल के टुकड़े करने पर 6 ध्वनियाँ निकलती है। ये इसका मूल ध्वनियाँ हैं और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन मूल व सबसे छोटी ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। तो अगर हमारा प्रश्न आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला, वर्णमाला तो सभी लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि वर्णमाला किसको कहते हैं। तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला को 3 वर्ग समूहों में बांटा गया है। पहला स्वर, जैसे आ से आ ई ऊ स्वर। व्यंजन, का ख ग घ अंग, ये सारा हमारा व्यंजन है। और अयोगवा, अयोगवा हम लोग किसको कहते हैं, जैसे कि जो स्वर अलग से हमारे इस्तेमाल होते हैं उसे हम लोग अयोगवा कहते हैं। जैसे अन, अह, ये सारा हमारा जो है अयोगवा है। अब आइए स्वर, वर्णमाला के हम लोग तो समूहों को जान गए कि वो क्या है। उसके समूह हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो ये हम लोग थोड़ा थोड़ा जान ही चुके हैं। अब इसको आइए अच्छे से जानें। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये पहले भी हम लोग वर्ण के लिए पढ़ें। तो वैसे ही ये है कि स्वर, जैसे कि आ ई ऊ ए, इसके लिए किसी और की सहायता की ज़रूरत है नहीं ना। तो स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। पहले पाठ में भी हमने पढ़ा कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों के भेद जाने, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बड़ा और प्लुत स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको उदाहरण के साथ जाने। तो हर्ष स्वर जो है, हर्ष स्वर का अर्थ छोटा यानी कि कम होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ये सारे में उच्चारण में कम समय लगते। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बड़ा या अधिक। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। आ, बड़ी, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, ये सारा हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। अब प्लुत स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे कि ओ, माँ आदि। ये सारे स्वर को हम लोग को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं, इसलिए इसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। अब स्वर तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसको कहते हैं, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। स्वर में हम लोग पढ़ें कि उसमें किसी की सहायता उच्चारण के लिए नहीं ली जाती, मगर व्यंजन क्या है, जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं। हिंदी में का से ज्ञा तक 33 व्यंजन होते हैं तथा ड़ा और ढा जो है 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन के आइए भेद जाने। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उसमें व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं,
स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया। स्पर्श के हिसाब से भी इसे 5 भागों में बांटा गया। पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और 5वां है पा वर्ग। जैसे कि का वर्ग का उच्चारण कंठ यानी गले से होती है, चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धन से, ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ओष्ठ से। तो डा और ढा का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता, कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जाने अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है भीतर या बीच में। तो बीच में स्थित जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम लगता है। इनकी संख्याएं 4 ही होती है, जैसे या, रा, ला, वा। ये सारे जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। अब आइए आगे जानते हैं उष्म व्यंजन। तो उष्म का अर्थ ही होता है गरम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती प्रतीत होती है उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलाबी शा, शा, हा, सा, ये सारे क्या है उष्म व्यंजन है। अब आइए जाने संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो है ये रचनाओं के 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से होती है। प्रायः निम्नलिखित व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। जैसे क प्लस शा, छा निकलता है, वैसे ही ये स्वनिम ध्वनियाँ। अब ध्वनियाँ क्या है आइए जानते हैं। ड़ा और ढा स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ये डा और ढा से विकसित हुई है। उच्चारण के समय शब्द के शुरू में डा और ढा ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है, परंतु शब्द के बीच तथा अंत में ये डा और ढा के रूप में बदल जाती है। ड़ा और ढा जो है डा और ढा के रूप में बदल जाती है। जैसे कि डा डलिया डमरू, वैसे ही सड़क पकड़ जकड़, ढा ढक्कन ढोलक, पढ़ चढ़ चढ़ाई। ये सारा क्या हुआ रूपांतरण हुआ ना। जैसे जा के नीचे बिंदु लगा दिया जाए तो जा का उच्चारण बदल जाता है। अंग्रेजी के शब्द इज के समान जा का उच्चारण ऐसे परिवर्तन से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे गज यानी हाथी, वही गज अगर जा के नीचे बिंदु लग गया तो ये एक प्रकार की नाप, कपड़े को नापने का यंत्र हो जाता है। जरा यानी बुढ़ापा, वही ज़रा हो गया थोड़ा सा। तो फा के नीचे बिंदु लगा दिया जाए तो इस तरह से मतलब कि हम लोग उसके अर्थ को बदल देते हैं। अध्वनियाँ अंग्रेजी के आने वाले शब्दों को का प्रयोग आजकल हिंदी में होने लगा। जैसे कुछ शब्द जैसे हॉल, डॉक्टर आदि में अध्वनि पाई जाती है। तो आ और ओ के बीच की ध्वनि, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्द के देवनागरी लिपि में लिखने पर होता है। अब आइए द्वित्व व्यंजन जाने। तो द्वित्व व्यंजन क्या है। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसे अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। जैसे पत्ता, सच्चा, चक्कर, अन्न, अम्मा, लट्टू, ये सारा क्या है द्वित्व व्यंजन है। का वर्ग आदि 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता। जैसे द्वित्व नहीं, जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे चा प्लस छा यानी चह, मच्छर, मक्खन, ये सारा क्या है द्वित्व व्यंजन नहीं है मगर संयोग यहाँ पे है। अब आइए अयोग व जाने। तो स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण आ, अन्न और अह का किसी से योग नहीं होता, इसलिए ये अयोग्य वाह कहलाते। अन्य को अनुस्वर नाम दिया गया है और आह को विसर्ग कहा जाता है। तो अयोग वाह जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वरों पर उसकी मात्राओं के बाद लगा कर ही बोला जाता है। जैसे अनुस्वर, अनुस्वर का उच्चारण जो है नाक से होती है। जैसे अन का अंत, सिंह आदि। विसर्ग का उच्चारण हल्के हा के समान होता है। जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि। अनुनासिक जो है चंद्र बिंदु, कुछ वर्ण नाक और मुंह के साथ बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं या चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे हंस,
फंस, मुंह आदि। अब आइए जाने अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर क्या है, यानी बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या फ़र्क होते हैं। तो अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है और मुख से अधिक, जैसे गांव, दांत आदि। परंतु अनुस्वर के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है और मुंह से कम, जैसे डंक, दांत, दंत, अंश, पंजा आदि। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।